गरीब बेटे का त्याग। बूढ़े हरिया ने अपने जीवन भर की कमाई अपने बड़े बेटे मोहन को पढ़ाने लिखाने और बड़ा आदमी बनाने में लगा दी थी। मोहन की पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, इसलिए वो पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। वहीं छोटा बेटा शंकर गांव में ही पिता हरिया और माँ कौशल्या के साथ रहता था। बड़े बेटे को पढ़ाने के शौक में हरिया तो जैसे छोटे बेटे को भूल ही गया था। छोटे बेटे को तो उसने स्कूल का मुंह तक नहीं दिखाया था, लेकिन शंकर को फिर भी अपने पिता से कोई शिकायत न थी। अब हरिया और उसकी पत्नी कौशल्या बहुत बूढ़े हो चुके थे। हरिया अब काम नहीं कर सकता था और बहुत बीमार भी रहने लगा था। वहीं शंकर मजदूरी करता था और साथ में खेतों में बैल जोत कर फसल उगाता था और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने में बहुत खुश था। मधु, अरे वो मधु, ला जल्दी से माँ और बाबूजी को नाश्ता लाकर दे और उसके बाद मुझे लाकर दे। खेत जाने के लिए देरी हो रही है। आज बारिश अच्छी हुई है। आज खेत में बीज बोने के बाद मुझे बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेने भी जाना है। मधु शंकर की पत्नी थी। वो भी शंकर की तरह बहुत अच्छी और भोली थी। दिल से सास ससुर की सेवा करती थी। लीजिए माँ बाबूजी, नाश्ता कर लीजिए। मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, आप खाते जाइए। अरे बेटा शंकर, बहुत दर्द है रे इन घुटनों में। ना जाने किस लिए तूने ये बहू ला रखी है। मजाल है कि घुटनों में थोड़ा सा तेल लगाकर मालिश ही कर दे। अरे माँ जी, आप मुझे बता देती ना कि आपको दर्द है तो घुटनों में तेल नहीं लगाती क्या मैं? कोई बात नहीं माँ, शायद मधु को पता नहीं होगा। मैं उसे अभी कह देता हूँ। नाश्ते के बाद वो तुम्हारे घुटनों में अच्छे से तिल के तेल से मालिश कर देगी, जिससे तुम्हें गरमाइश भी होगी और बहुत आराम भी मिलेगा। अरे शंकर, मुझे तो समझ नहीं आता क्या देख के तुमने इससे शादी की थी। अरे बाबूजी, आप ऐसा ना कहिए। मैं मधु को समझा दूंगा। वो आप दोनों का समय समय पर हर एक काम कर दिया करेगी। आपको किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं होगी। आप बस आराम से बैठिए और हम दोनों को सेवा का मौका दीजिए। हम आपकी जी जान से सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे माता पिता हैं और हमारे लिए आपके चरणों में ही स्वर्ग है। माँ जी, बाबूजी, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझे साफ साफ कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बात ना करिए। अब तो बस मोहन और उसकी बहू के तार का इंतजार है। बस अब वो हमें तार भेजे और हम दोनों शहर चले जाएं। मोहन और उसकी बहू की बहुत बड़ी नौकरी लग गई है। राज करेंगे हम दोनों वहां जाकर। तुम सही कहती हो कौशल्या, मैं भी यही सोच रहा था। मेरा भी अब मन नहीं कर रहा शंकर और मधु के पास रहने का। थक गया हूं मैं इस टूटी सी झोपड़ी में रह के। अब शहर जाकर मोहन के बड़े बंगले में रहने का मन है। कितनी मेहनत की मेरे बेटे मोहन ने, और ये एक शंकर है, एक नंबर का निकम्मा। गवारों की तरह बस हल ही चलाता रहता है, और ये बहू पूरा पूरा दिन आराम करके नहीं थकती। शहर जाएंगे, कम से कम ऐशो आराम भरी जिंदगी तो जिएंगे। शंकर और मधु माता पिता की बातों से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी शंकर का मानना था कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते हैं। शंकर और मधु बूढ़े हरिया और कौशल्या की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ये सेवा हरिया और कौशल्या को रास नहीं आ रही थी। तभी थोड़े दिन बाद कौशल्या और हरिया शंकर से कहते हैं, शंकर, अब हमें तुम्हारे पास नहीं रहना। हमें शहर मोहन के पास छोड़कर आओ। हमें लगता है कि उसने हमें शहर बुलवाने के लिए तार भेजा होगा, लेकिन तार हम तक पहुंच नहीं पाया। हाँ शंकर, हमारा बड़ा मन हो रहा है शहर जाकर मोहन के पास रहने का। और देखना, जब हम शहर पहुंचेंगे तो मोहन कितना खुश होगा और उसकी बहू हमारी कितनी अच्छी शहरी तरीके से सेवा करेगी। शंकर और मधु माता पिता को शहर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन वो दोनों शहर जाने की बहुत जिद कर रहे थे। इसलिए शंकर कहता है, ठीक है माँ बाबूजी, अगर आप शहर भैया के पास ही जाकर रहना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन इतना याद रखना कि कभी भी अगर आपको अपने इस निकम्मे अनपढ़ गंवार बेटे की जरूरत महसूस हो तो आप किसी भी समय मेरे पास वापस लौट सकते हो, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे माता पिता ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। अगले ही दिन शंकर और उसकी पत्नी मधु माता पिता को शहर मोहन के घर छोड़कर आते हैं। हे भगवान, कितना बड़ा घर है रे हमारे मोहन का। 20-25 तो नौकर ही होंगे हमारे बेटे के पास, जो सारे घर की साफ सफाई करते होंगे। सुनिए जी, अब जिंदगी के जो 4 दिन बचे हैं वो हम यहाँ पर आराम से बैठकर बिताएंगे। हाँ, तुम सही कहती हो जी। माँ बाबूजी, मैं बस आपको यहाँ तक ही छोड़ने आया था। अब आप अंदर भैया के पास चले जाइए। मैं और मधु बस गेट से ही लौट जाएंगे।
अरे पगले, तू बाहर से ही क्यों चला जाएगा? अंदर चलकर अपने भाई का रहन सहन तो देख ले, वो कैसे रहता है। कम से कम तुझे और तेरी बहू को भी थोड़ी अकल आ जाए, और तुम दोनों भी अपने रहन सहन में थोड़ा सुधार ले आना। नहीं माँ, मेरा रहन सहन जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है। बस इतना कहता हूँ कि आप जब भी अपने इस भोले बेटे को याद करेंगे, मैं हाजिर हूँ। माँ बाबूजी, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। शंकर और मधु माता पिता से आशीर्वाद लेकर वहां से वापस गांव लौट आते हैं। वहीं हरि और कौशल्या घर के अंदर आते हैं। फिर मोहन और उसकी पत्नी से मिलते हैं। माँ बाबूजी, आप यहाँ? हाँ बेटा, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और वैसे भी बेटा अब हमें गांव में नहीं रहना है। तुम्हारी तो बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, साथ में बहू भी नौकरी करती है, और तुमने इतना बड़ा महल जैसा घर भी ले लिया। अब हमें वहाँ गांव में उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने की क्या जरूरत। अब वहाँ रहने का मन नहीं होता, इसलिए मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने सोच लिया है कि अब हम तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। व्हाट? ये क्या मोहन, तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम देख नहीं रहे अपने माँ बाप का हुलिया कैसा है। अगर मेरी मॉम डैड ने इन्हें इस हालत में देख लिया तो ना जाने वो क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे कि मैंने कैसे लड़के से शादी की है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी के अभी अपने माँ बाप को यहाँ से गाँव वापस भेज दो। अरे बेटा मोहन, ये बहू कैसी बातें कर रही है? माँ बाबूजी, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप तो जानते ही हैं, शहर का रहन सहन, उठना बैठना बिल्कुल अलग होता है। अब मेरा उठना बैठना बहुत बड़े बड़े ऊंचे लोगों के साथ है। सब आपको देखेंगे तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप अच्छा खासा शंकर के पास रह रहे थे, फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? भिजवा देता ना मैं आपको हर महीने पॉकेट मनी। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने तुम्हें पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, सारी कमाई लगाकर तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा, ताकि तुम बड़े आदमी बन सको और फिर बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो। तुम्हारे लिए हमने शंकर को स्कूल का मुंह तक नहीं दिखाया। उसे हमने अनपढ़ गंवार रखा, सब कुछ तुम पर लुटाया, क्योंकि हम अपनी हैसियत के मुताबिक सिर्फ एक को ही पढ़ा सकते थे। और हमने शंकर को छोड़कर तुम्हें पढ़ाया, और तुम आज हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अरे माँ, अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिया तो कौन सा एहसान कर दिया मेरे ऊपर आपने? हाँ, आपने भी वही किया जो हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। मैं आपको थोड़े पैसे दे रहा हूँ, वापस गांव लौट जाइए और वापस जाकर शंकर के पास रहिए। आप यहाँ रहने के काबिल नहीं है। तुम्हारे इतने बड़े महल जैसे घर में हमारे लिए जगह नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश। मोहन और उसकी पत्नी माता पिता को अपने पास रखने से इनकार कर देते हैं और शंकर के पास गांव भेज देते हैं। मोहन के द्वारा ठोकर खाने के बाद हरि और कौशल्या की अकल ठिकाने आ गई थी। वो बहुत शर्मिंदा होकर शंकर और मधु के पास लौटते हैं। आप माँ और बाबूजी के लिए उदास है ना? कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन जरूर हमारे पास वापस लौट आएंगे। तभी थोड़ी देर में हरि और कौशल्या वापस लौट आते हैं। उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखकर शंकर बहुत खुश हो जाता है। माँ बाबूजी, आप बेटा, हमें माफ कर दे, हम तुम्हारे पास लौट आए हैं। मोहन और उसकी बहू ने हमें अपने पास रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका उठना बैठना और रहन सहन अब बड़े बड़े लोगों के साथ है। वो हमें अपने साथ रखने से शर्मिंदा हो रहा था। बेटा, ये हमें हमारे किए की सजा मिली है। हमने तेरी और बहू की कभी कदर नहीं की। उस मोहन के पीछे हमने तुम्हें अनपढ़ रखा, तुम्हें गांव वाला बनाया, बैल जोतने के लिए रखा। तुमने फिर भी कभी हमसे शिकायत नहीं की। तुमने और बहू ने हमारी हमेशा सेवा की, और हमने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। हमें माफ़ कर दो बेटा, हमें माफ़ कर दो। बाबूजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे घर के दरवाजे आप दोनों के लिए हमेशा खुले हैं। अगर आप मेरे पास वापस लौट कर आते हो तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। भैया ने आपको रखने से इनकार किया तो क्या हुआ? मेरे पास रहिए, मैं और मधु आपकी हमेशा सेवा करेंगे। हाँ माँ बाबूजी, आप हमारे पास रहिए, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। इस तरह से मोहन और उसकी पत्नी से ठोकर खाकर हरिया और कौशल्या की शहर जाकर उनके पास रहने की लालसा खत्म हो जाती है। वहीं शंकर और उसकी पत्नी मधु हरिया और कौशल्या की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। लंबी थन वाली जादुई बकरी।
नारद नाम के चरवाहे के पास कुछ भेड़ें थी। वो भेड़ें चराने का काम करता था। जब वो भेड़ें चराने ले जाया करता था तब उसकी पत्नी मालती भेड़ों के रहने की जगह को अच्छे से साफ करती और उनके लिए अच्छा अच्छा चारा और पानी लाकर रख देती थी। नारद और मालती की एक बेटी मधु थी। उसे अपनी भेड़ों से बहुत प्यार था। स्कूल से फ्री होने पर उसे जितना भी समय मिलता था वो अपनी भेड़ों को चारा खिलाती, पानी पिलाती और उनके साथ बहुत खुश रहती। और छुट्टी वाले दिन तो उन्हें चराने भी ले जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, मधु अपनी भेड़ों को चराने के लिए घर से थोड़ी दूर ले गई। सारी भेड़ें बड़े आराम से चर रही थीं और मधु ने अपने दोपहर का खाना निकालकर जैसे ही खाना शुरू किया कि तभी उसे कहीं से एक बकरी के रोने की आवाज आने लगी। अरे ये किसकी आवाज है? ये मेरी भेड़ों की आवाज तो नहीं लग रही है। हाँ, शायद ये किसी बकरी के रोने की आवाज लग रही है। मधु के देखने पर पता चलता है कि एक बड़े बड़े थन वाली बकरी भूख के मारे रो रही है। मधु उसके बड़े बड़े थन देखकर हैरान रह जाती है। आज से पहले उसने इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी कहीं नहीं देखी थी। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी मैंने तो आज तक नहीं देखी। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम छाया है। मेरे मालिक ने मेरे बड़े बड़े थनों की वजह से तंग आकर मुझे जंगल में छोड़ दिया। सभी मेरे बड़े बड़े थन देखकर मुझसे दूर भागते हैं। जंगल में मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कोई खा ना जाए। अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। छाया मधु की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ घर आ जाती है। घर पर जब मधु के माता पिता छाया को देखते हैं तो मधु पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या मधु, तुम किसकी बकरी उठाकर ले आई हो? और वो भी इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी। ये तो मुझे एक नंबर की बेकार बकरी लग रही है। जाओ इसे वापस छोड़ाओ। नहीं माँ, ये वापस नहीं जाएगी। छाया हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन मधु, तुम इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी का करोगी क्या? मुझे तो लगता है इसके थनों में कोई बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से इसके थन इतने सूज गए हैं। हम नहीं चाहते कि एक बीमारी वाली बकरी हमारे भेड़ों के साथ रहे और हमारी भेड़ों को भी इसकी वजह से कोई दिक्कत हो। और वैसे भी इसके रहने के लिए जगह ही नहीं है। हमारी भेड़ें इसे अपने साथ रहने नहीं देंगी। मैं अपनी जगह में से किसी के साथ जगह नहीं बांटूंगी। हाँ, मैं भी इसके साथ अपनी जगह नहीं बांटूंगी। ये हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि ये हमारी बिरादरी की भी नहीं है। देख लिया मधु बेटा तुमने, भेड़ें भी इसे पसंद नहीं कर रही हैं। जाओ और इसे वापस छोड़ कर आओ। आप सब चिंता मत करो, इसे तुम सबके ऊपर बोझ बनाने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं खुद छाया की सेवा करूंगी और उसके लिए एक अलग छोटी सी जगह बना लूंगी। मधु, तुम दिन बर दिन जिद्दी होते जा रही हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बकरी का और इसके बड़े बड़े थनों का करोगी क्या? माँ बाबा, आप चिंता न करें, आप अपनी भेड़ों को संभालिए, मैं अपनी छाया को देख लूंगी। मधु छाया के लिए बाहर दूसरी तरफ रहने के लिए एक छोटी सी जगह बनाती है और उसे खाने के लिए चारा और पानी देती है। चारा खाकर छाया मधु की सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाती है और मधु से कहती है, मधु, तुम कितनी अच्छी हो, अपने माँ बाप से बगावत करके मेरी सेवा कर रही हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर से जाकर बर्तन ले आओ और मेरा दूध निकालो। छाया, क्या तुम दूध देती हो? हाँ मधु, मैं बहुत सारा दूध देती हूँ। मधु दूध निकालने के लिए अंदर से जाकर एक छोटा सा बर्तन लेकर आती है, लेकिन छाया उसे कहती है कि उसका दूध इतने छोटे से बर्तन में नहीं आएगा। फिर मधु जाकर दूध के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेकर आती है। मधु को इतना बड़ा बर्तन ले जाता हुआ देख उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। जब मधु छाया का दूध निकालने लगती है तो वो इतना बड़ा बर्तन 1 मिनट में भर जाता है। छाया मधु से और बर्तन लाने के लिए कहती है। मधु और बर्तन लेकर आती है और वो बर्तन भी दूध से मिनटों में भर जाता है। धीरे धीरे करके घर के सारे बर्तन छाया के दूध से भर जाते हैं। ये सब देखकर मधु के माता पिता हैरान रह जाते हैं और आकर छाया से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। देखा माँ बाबा, मैं कहती थी ना छाया बहुत अच्छी है, वो कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ मधु, तुम सही कहती थी, हम ही गलत थे। छाया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें अपने साथ रखने से इनकार किया, तुम्हारे थनों को एक बीमारी का नाम दिया। हमें नहीं पता था कि तुम कोई मामूली बकरी नहीं बल्कि जादुई बकरी हो। हाँ छाया, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारा निरादर किया।
हमें नहीं पता था कि भगवान ने कुछ न कुछ सोच समझकर तुम्हें हमारे घर में हमारी गरीबी को दूर करने के लिए भेजा है। छाया, अब हम तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करेंगे। तुम हमारे इसी घर में रहोगी और हम मिलकर तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अरे धीरे बोलो मालती, कोई आस पड़ोस वाला हमारी बातें सुन ना ले। और किसी को हमारी छाया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक जादुई बकरी है और इतना सारा दूध देती है। लेकिन ये सारी बातें नारद का पड़ोसी हडिम्बा दीवार के उस पार से सुन रहा था। अरे बाप रे, तो ये बात है। ये बकरी 10 दिन पहले मुझे जंगल में दिखी थी, लेकिन मुझे अजीबोगरीब लगी, इसलिए मैंने इसे घर नहीं लाया। इस बकरी पर तो पहला हक मेरा है। इतना दूध देने वाली बकरी नारद मैं तुम्हारे घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? मैं आज रात को ही इस बकरी को तुम्हारे घर से गायब कर दूंगा। नारद और मालती के साथ साथ भेड़ें भी छाया को अपना लेती हैं और अपने साथ रहने के लिए जगह दे देती हैं। वहीं रात को जब नारद, मालती और मधु सो जाते हैं तो दीवार से कूदकर हडिम्बा छाया को चुराने के लिए आता है। जैसे ही वो छाया को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है, तभी छाया उसे अपनी सींगों से जोरदार टक्कर मार देती है। हडिम्बा उछलकर दीवार से टकराता है। वहीं दीवार के साथ एक बड़ी सी कील लगी होती है। हडिम्बा के कपड़े उस कील में फंस जाते हैं और वो दीवार के साथ लटक जाता है, जिस वजह से वो दीवार से नीचे नहीं उतर पाता। छाया और उसके साथ भेड़ें जोर जोर से चिल्लाकर अपने मालिक को जगाने लगती हैं। आवाजें सुनकर जब नारद, मालती और मधु बाहर आते हैं तो वो हडिम्बा को दीवार से लटका हुआ पाते हैं। हडिम्बा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? और तुम दीवार के साथ कैसे लटक गए? नारद, मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मैं नीचे उतर नहीं पा रहा हूँ। छाया, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? देखिए जी, मुझे तो लगता है ये जरूर मेरी छाया को ही चुराने आया होगा। छाया, तुम ठीक हो ना? नारद सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और हडिम्बा को सब मिलकर बहुत पीटते हैं। पूछने पर हडिम्बा सबको सच सच बता देता है कि वो छाया की चोरी करने आया था, जिस वजह से चोरी करने के जुर्म में गांव वाले उसे और मारते हैं। अच्छा सबक सिखाकर उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर देते हैं। इस तरह से छाया के कभी न खत्म होने वाले दूध को बेच बेच कर नारद अब गांव में सबसे अमीर बन चुका था। उसका घर भी किसी महल से कम नहीं था। उसके पास 4 गाड़ियां थी। वहीं मधु अपनी छाया के साथ बहुत खुश रहती थी। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।